नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि मध्य प्रदेश की नदियां शुरू होने वाली है, यही आता है ना। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम लोग नदियों को डायरेक्ट अफवाह तंत्र की बात अगर होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मध्य प्रदेश में छः प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं और उन 6 अफवाह तंत्रों में से हम लोग कोई एक अफवाह तंत्र लेकर उसे स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है। यदि क्वेश्चन आपसे ये आता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, तो आप क्या बताते हो कि 6 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, ये बोलते हो ना। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तब आप आंसर क्या दोगे? तब आंसर आता है दोस्तों कि संपूर्ण नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की नदियों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे संपूर्ण नदियाँ मतलब सारी नदियाँ आ जाती है, इंडिया की और वर्ल्ड की भी, ठीक है। लेकिन उसी में से क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि चंबल नदी, अगर मैं बात करूं चंबल नदी, ठीक है, तो आपको पता है कि चंबल नदी यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है, ठीक है ना। यानी कि गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी भी आती है, या फिर यमुना उपतंत्र के अंतर्गत चंबल नदी आती है, समझ रहे हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित या मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी है। क्या क्वेश्चन मैंने बोला? क्वेश्चन मैंने ये बोला कि निम्नलिखित नदियों में से मध्य प्रदेश की अध्यारोपित नदी कौन सी है? अध्यारोपित नदी कौन सी है? अगर ऑप्शन में आपके पास 4 नदियां आ भी जाएगी तो आपको यह पता होना ज़रूरी है कि अध्यारोपित क्या है। क्या पता होना ज़रूरी है कि अध्यारोपित क्या है। यदि आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाए कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से अनुवर्ती नदी कौन सी है, अनुवर्ती नदी कौन सी है, तो अनुवर्ती नदी दोस्तों हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस पता नहीं भी होगा तो हम लोग आपको पता करवा देंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं लिख रहा हूं हेडिंग। हेडिंग में मैंने क्या बताया? मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग, यानी कि ये टॉपिक है आज का। अब बात क्या होती है? बात ये होती दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं एक बात लिख के बताऊंगा जिसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि अफवाह तंत्र के आधार पर, किसके आधार पे? अफवाह तंत्र के आधार पर, अफवाह तंत्र के आधार पर संपूर्ण नदियों को, अफवाह तंत्र के आधार पर संपूर्ण नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब समझना, अफवाह तंत्र के आधार पर संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन यहीं पर यदि बात ये होती कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, तब हम आंसर क्या देते हैं? 6 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 वर्ग क्या है, पहले हम लोग इन्हें तो समझ लें। तो 2 वर्ग दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग 2 वर्ग दे देते हैं। एक का नाम है क्रमवर्ती नदियाँ, एक का नाम क्या लिखा? क्रमवर्ती नदियाँ, और एक में हम लोग लिखने वाले हैं अक्रमवर्ती नदियाँ। तो 2 वर्गों में आपने एक लिखा है क्रमवर्ती नदियाँ और एक क्या लिखा है? अक्रमवर्ती नदियाँ, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि क्रमवर्ती नदियों में क्या कंडीशंस हैं। तो क्रमवर्ती नदियों में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे 4 प्रकार की नदियाँ। कौन कौन सी? एक का नाम है दोस्तों अनुवर्ती, एक का नाम क्या है? अनुवर्ती नदी। सेकंड पर लिखेंगे हम लोग परवर्ती नदी, परवर्ती नदी। थर्ड पे नवानुवर्ती, नवानुवर्ती नदी। और फोर्थ पे प्रत्यानुवर्ती नदी।
तो क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत हमें 4 प्रकार की नदियां देखने को मिलती है, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अक्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। तो इनमें दो प्रकार की रिवर्स आती है दोस्तों। एक होती है पूर्ववर्ती नदियाँ, एक क्या होती है पूर्ववर्ती नदियाँ, और एक होती है अध्यारोपित। एक क्या होती है अध्यारोपित नदियाँ। अब हमें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी है, या फिर कौन सी नदी परवर्ती, या फिर कौन सी नदी नवानुवर्ती है, या फिर कौन सी नदी प्रत्यानुवर्ती है। तो ये आप तभी कर पाओगे ना जब आपको इन नदियों के बारे में पता होगा कि ये किस प्रकार की नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्रमवर्ती रिवर्स को। मैं दोस्तों यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक डायग्राम, उस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्रमवर्ती नदियाँ, क्रमवर्ती नदियाँ। अब क्रमवर्ती नदियों में हम लोगों ने कितने प्रकार की नदियाँ देखी, यहाँ पे 4 प्रकार की। मैं यहाँ पर आपको एक ही डायग्राम में ये चारों प्रकार की नदियाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे चारों प्रकार की नदियाँ हम लोग कैसे समझेंगे, देखना। सबसे पहले मैं एक रिवर बना रहा हूं दोस्तों। यहां पे ये मैंने बनाई एक नदी, ये मैंने क्या बनाई, एक नदी बनाई है, ठीक है। अभी आपको चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे काफी इजी तरीके से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये नदी के अंदर हम लोगों ने क्या बना दिया, पानी। अब नदी होगी तो डेफिनेटली पानी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक नदी है और नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है। उद्गम स्थान के अंतर्गत पहाड़ी भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है, झील भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग एक पहाड़ी बना देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं उद्गम स्थान। क्या लिख देते हैं, उद्गम स्थान। तो ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया उद्गम। उद्गम भाई, उद्गम किसी पहाड़ी से होता है नदी का, और जा कहाँ पे रही है, तो ये भी एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये जाती है यहाँ पे, और यहाँ का इसका नाम है सागर या महासागर। सागर या महासागर। कहने का मतलब ये हो गया कि नदी अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए, अपने प्रवाह मार्ग में प्रवाहित होते हुए सीधी बहते बहते कहाँ पे आती है, सागर या महासागरीय जल में, और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो क्या ये नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए कहाँ पर आ रही है, सागर या महासागर में। तो ये किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है। इसका मतलब ये मुख्य नदी है। समझ रहे हो ना, ये कौन सी नदी है, मुख्य नदी है। और इसी प्रकार की मुख्य नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं अनुवर्ती नदी। इसी प्रकार की मुख्य नदी को क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी। बात को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी यानी कि ऐसी मुख्य नदी जो अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए सागर या महासागरीय जल में अपना मुहाना बनाती है, उस मुख्य नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। इस प्रकार की मुख्य नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं होती है। क्लियर? ओके। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत अनुवर्ती नदी, जिसको हमने समझ लिया है। दूसरा कौन सा है, परवर्ती नदी है। कौन सी है, परवर्ती नदी। चलो उसको भी देख लेते हैं। परवर्ती नदी को हम जब दोस्तों देखेंगे तो आप देखिएगा कि इस अनुवर्ती नदी की सहायक नदियां होती हैं। किसकी, अनुवर्ती नदी की सहायक नदियां होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। नदी है तो जल बनाना तो बनता है। तो चलो इसके अंदर हम पानी बना देते हैं। तो परवर्ती में दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि परवर्ती नदियां ऐसी नदियां होती है जो अनुवर्ती नदी की सहायक होती है। किसकी सहायक होती है, अनुवर्ती नदी की सहायक होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, अनुवर्ती नदी की सहायक नदियों को क्या कहेंगे, परवर्ती नदी कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ये नदियां कैसी हैं, ये नदियां हैं दोस्तों परवर्ती नदियां। परवर्ती नदियां, ठीक है ना, या परवर्ती नदी।
अनुवर्ती हो गई मुख्य नदी, परवर्ती हो गई इसकी सहायक नदियां। किसकी? अनुवर्ती नदी की सहायक नदियों को परवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है ना। अगला कौन सा है? अगला आप देखोगे इसमें नवानुवर्ती। भाई नवानुवर्ती, चलो उनको भी देख लेते हैं। नवानुवर्ती नदियां दोस्तों आप देखिएगा कि जो परवर्ती नदी है उसकी सहायक नदियों को क्या कहेंगे? नवानुवर्ती नदियां कहेंगे। इधर से भी आएगी, यहां पर भी देखने को मिलेगी, इस साइड से भी देखने को मिलेगी। ये सभी नदियां किसके सहायक हैं? तो आप लोग कहोगे सर परवर्ती के सहायक दिख रही है हमें, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, परवर्ती नदी की सहायक नदियां ही हैं ये, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नवानुवर्ती। समझ रहे हो? ये रिवर्स कौन सी हो जाएगी? नवानुवर्ती। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आएगी दोस्तों, इन रिवर्स में से ही प्रत्यानुवर्ती नदियां भी है, यानी कि परवर्ती नदी की जो सहायक नदियां आप देख रहे हो इसमें कुछ नदियां हैं नवानुवर्ती और कुछ नदियां हैं प्रत्यानुवर्ती। तो आप लोग अब आपका थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्या आप बता सकते हो कि इसमें से नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती कौन कौन सी मिलेगी? तो फिलहाल आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिर क्या करेंगे? अब देखिएगा, मैंने क्या बोला? नवानुवर्ती नदी। परवर्ती नदी की सहायक नदियों को क्या कहेंगे? नवानुवर्ती, यही कहेंगे ना। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन है, पहले आप उस चीज को एक बार देख लीजिए। ये जो अनुवर्ती नदी है इसकी डायरेक्शन की यदि हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर है? इधर है, इधर ही है ना, क्योंकि ये तो सागर में जा रही है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग किन की बात करेंगे? परवर्ती रिवर की बात करेंगे तो ये इसका प्रवाह इधर है, ऐसा है, क्योंकि ये अनुवर्ती में जाकर मिल रही है इस प्रकार से, ठीक है। नवानुवर्ती की बात करेंगे तो इनका जो प्रवाह है कैसा है? ऐसा है, इस प्रकार से प्रवाह है। और प्रत्यानुवर्ती में इनका प्रवाह जस्ट इसके अपोजिट है, ऐसा होगा। अब बात ये आती है कि इसमें से नवानुवर्ती कौन सी है और प्रत्यानुवर्ती कौन सी है, एक बार समझ लेना। परवर्ती नदी की सहायक नदी, परवर्ती नदी की सहायक नदी, लेकिन उनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में हो, ऐसी नदियों को क्या कहेंगे? नवानुवर्ती नदी कहेंगे। मतलब ये हुआ कि ये वाली रिवर कौन सी हो जाएगी? तो ये वाली नदियां हो जाती है दोस्तों नवानुवर्ती। ये कौन सी हो जाती है? नवानुवर्ती। क्या बोला मैंने? कि परवर्ती नदी की सहायक नदियां जिनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में हो, उन नदियों को क्या कहेंगे? नवानुवर्ती कहेंगे। और ऐसी नदियां जो परवर्ती नदी की सहायक नदियां हैं लेकिन उनके प्रवाह की दिशा अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा के विपरीत हो, देखो विपरीत दिशा में बह रही है, तो इन रिवर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इन रिवर को कहेंगे प्रत्यानुवर्ती। क्या कहेंगे? प्रत्यानुवर्ती। क्लियर हो गया? ठीक है। तो चारों रिवर्स की डेफिनेशन दोस्तों यदि आपको क्लियर हो जाएगी कि अनुवर्ती क्या होती है, नवानुवर्ती क्या होती है, परवर्ती क्या होती है और प्रत्यानुवर्ती क्या होती है, तो मध्य प्रदेश की किसी भी रिवर को यदि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आप डेफिनेटली उसको बता सकते हो। यदि आपको मैं एज अ उदाहरण के लिए बोल दूं कि क्या चंबल नदी एक अनुवर्ती नदी है, सही है या गलत है? क्या पूछा मैंने आपसे? क्या चंबल नदी एक अनुवर्ती नदी है या नहीं है? तो आप क्या सोचोगे कि सर अनुवर्ती नदी हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए अपने प्रवाह मार्ग में आगे बढ़ते हुए सागर या महासागरीय जल में मुहाना बनाती है। ऐसी मुख्य नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं होती है। क्लियर है ना? ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। क्या चंबल नदी सागर या महासागरीय जल में मुहाना बनाती है? तो आप क्या कहोगे? नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। मतलब वो क्या हुई? यमुना की परवर्ती हुई। यमुना की परवर्ती हुई कौन? चंबल नदी। और यमुना किस नदी की परवर्ती है? गंगा नदी की। और गंगा क्या है? तो गंगा नदी दोस्तों एक अनुवर्ती नदी है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत ये 4 नदियां हम लोगों ने देखी थी और एक डायग्राम के माध्यम से उन चारों नदियों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है।
क्लियर है? यहां से कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। भाई मध्य प्रदेश की कोई सी भी नदी को वो उठा सकता है और मध्य प्रदेश की किसी भी नदी को इन 4 प्रकार की नदियों की श्रेणी में रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पता होगा, आप ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप उनको सही कर पाओगे। ठीक है ना? ओके, अगला कौन सा है? अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती में 2 प्रकार की रिवर्स को रखा गया है, तो हम भी यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती नदियां। और अक्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रकार की रिवर्स को देखा है। एक प्रकार की कौन सी है? पूर्ववर्ती। एक कौन सी है? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां। यहां पर दोस्तों इसकी परिभाषा के रूप में आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसी नदियां, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लिखते हुए चलना, ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। क्या बोला मैंने? ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है अपने प्रवाह क्षेत्र में, अपने प्रवाह क्षेत्र में या अपने प्रवाह मार्ग में। लेकिन यदि इनके प्रवाह मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो ये नदियां उस अवरोध को काटकर पुनः उसी मार्ग पर आगे प्रवाहित होती है। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रिवर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण। और उदाहरण के अंतर्गत हम लोगों ने लिखा दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अब आप कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया कि ऐसा इनको क्यों कहा है। समझना दोस्तों कि ये नदियाँ क्या होती हैं कि जब इनके मार्ग में कोई अवरोध, चूंकि ये नदियाँ कहाँ से बहती है? हिमालय से बहती है। और हिमालय एनी कंडीशन आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कंटिन्यू उत्तर पूर्व की ओर आगे खिसकता हुआ जा रहा है। आपने एक टाइम पे जो हिमालय में माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो हम लोग क्या पढ़ते थे? 8,848, यही पढ़ते थे ना। लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 8,850 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर हाइट क्या हो गई है? बढ़ गई है। ये बढ़ने का रीज़न क्या है? ये बढ़ने का रीज़न दोस्तों ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है जो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ वो अभी भी उत्तर पूर्व की ओर खिसकता हुआ जा रहा है। और अगर वो खिसकता हुआ जाएगा तो हिमालय की हाइट क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर हिमालय की हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी तो हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगी? उस अवरोध को काटेगी। और अवरोध को काटेगी, सपोज मान के चलो कि ये पहाड़ी है, ये क्या है? एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को देखना यहाँ पे कि इस पहाड़ी से एक रिवर आती है। अब ये अवरोध आ गया तो रिवर क्या करेगी? इसको बीच में से काट देगी। रिवर ने क्या किया? इसको बीच में से काट दिया। और यहाँ पर दोस्तों क्या बन गया? एक खाई बन गई। क्या बन गई? एक खाई। एक खाई बनी है और इस खाई को दोस्तों हम लोग कहते हैं गार्ज। खाई को हम लोग क्या कहते हैं? गार्ज। यानी जो गहरी नदी के द्वारा खाई बनती है उस खाई को हम लोग क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो इन 3 नदियों को पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत क्यों रखा है? क्योंकि सिंधु नदी ने सिंधु गार्ज का निर्माण किया है, ब्रह्मपुत्र ने दिहंग गार्ज का निर्माण किया है और सतलज ने सीपकिला गार्ज का निर्माण किया है। ठीक है, जब इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गार्ज कहां कहां पर है। ठीक है ना? ओके, तो पूर्ववर्ती नदियां आपने लिख ली है। इसके बाद में हमारे पास में अगली रिवर कौन सी है? तो अगली है दोस्तों हमारे पास में अध्यारोपित। यही है ना? कौन सी है? अध्यारोपित। अध्यारोपित के बारे में आपको पता होना जरूरी दोस्तों। इसकी परिभाषा के रूप में ध्यान से एक बार सुनना कि ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिट्टी का भारी मात्रा में कटाव करती है। क्या बोला मैंने? ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिट्टी का भारी मात्रा में कटाव करती है या मृदा का अपरदन करती है। परिणाम स्वरूप गहरे खड्ड, बीहड़ या अवनालिकाओं का निर्माण होता है। ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गहरे खड्ड, बीहड़ का निर्माण होना मतलब ऐसी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है। इसका मतलब चंबल नदी किसके अंतर्गत जाएगी? अध्यारोपित नदी के अंतर्गत जाएगी। और ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो कि बीहड़ों का निर्माण करती है? तो वो भी सब किस में जाएगी? अध्यारोपित में जाएगी। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें किसके लिए? उदाहरण के लिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों
चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है, सोन रिवर भी क्या है, एक अध्यारोपित रिवर है, और इसके अलावा एक नदी है बनास। तो चंबल, सोन, बनास ये नदियां क्या है, अध्यारोपित नदी है। ठीक है, तो यहां से आपका एक चीज क्लियर होता है, यहां से क्या क्लियर होता है, एक चीज ये क्लियर होती है कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए और नदियों को इन श्रेणियों में रखने का प्रयास किया जाए, तो यदि आपके यहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन नदियों को सही कर सकते हो, या फिर उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो कि कौन सी नदी अध्यारोपित है, कौन सी पूर्ववर्ती है, कौन सी अनुवर्ती है, नवानुवर्ती है, प्रत्यानुवर्ती या फिर परवर्ती है। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक ये क्लियर होने के